नमस्ते दोस्तों, लेगेसी लर्नर्स में आपका स्वागत है, जहां इतिहास एक बोरिंग विषय नहीं बल्कि एक धमाकेदार कहानी बन जाता है। हम हैं आपके दोस्त, आपके मार्गदर्शक और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं NCERT इतिहास का अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते। यह अध्याय जापान और चीन के शानदार रूपांतरण के बारे में है और हम इसे इतना सरल और मज़ेदार तरीके से समझाएंगे कि एकदम शुरुआत करने वाला भी कहेगा, अरे इतिहास तो एकदम बढ़िया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने केवल जापान और चीन को कवर किया है। आपके NSCERT में जो समय रेखा के बाद के विषय हैं, जैसे ताइवान की कहानी, कोरिया और वो अन्य विषय हैं, उन्हें मैंने कवर नहीं किया है। मैं इस वीडियो के बाद फिर से इस अध्याय पर वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं NSCERT के इस अध्याय को लाइन बाय लाइन कवर करूँगा। फिर आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं कक्षा 12वीं में कैसे पढ़ाऊँ। आप लोगों को अध्याय का स्पष्टीकरण लाइन बाय लाइन चाहिए या फिर 11वीं में जैसे संक्षेप में कवर किया है वैसे चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स मेरी उलझन दूर करेंगे, इसलिए कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, इस आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल ये मेरी खुद की आवाज़ है। मुझे पता है बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आई, इसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम कक्षा 12वीं भी इसी के साथ कवर करेंगे। मेरा नाम एहसान है और मैं बिहार से हूँ। मेरा मिशन है कि सभी किताबों को आसान और एनिमेशन में कवर करूं, जिससे आप अध्याय पढ़ भी सकते हो और अगर पढ़ चुके हो तो ये आपके रिवीजन के काम भी आएगी। इसीलिए अपनी नोटबुक निकालो, थोड़ी सी मसाला चाय या कोल्ड कॉफ़ी पकड़ो और चलो शुरू करते हैं एक नए ऐतिहासिक सफ़र पर। लाइक बटन को ज़ोर से दबाओ, सब्सक्राइब करो लेगेसी लर्नर्स को और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। आओ इतिहास को महान बनाएं। तो दोस्तों, ये अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते एक ऐसा अध्याय है जो हमें दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने कैसे अपने आप को आधुनिक बनाया। आधुनिकीकरण का मतलब क्या? सोचो, जैसे आपका पुराना कीपैड फ़ोन अपग्रेड होकर लेटेस्ट आईफोन बन जाए, समाज का भी ऐसा ही सुधार होता है। पारंपरिक व्यवस्थाएं जैसे हाथ से काम, पुराने कानून, नई टेक्नोलॉजी, शिक्षा और शासन से बदल जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य फोकस है दो पूर्वी एशियाई सुपरस्टार्स पर, जापान और चीन। जापान ने आधुनिकीकरण की दौड़ एकदम उसेन बोल्ट की तरह जीत ली, जबकि चीन को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। NCERT के इस अध्याय में हम इन दोनों की यात्राओं को कदम दर कदम समझेंगे। बुनियादी अवधारणाएं। दोस्तों, किसी भी अध्याय को समझने के लिए नींव मजबूत होना ज़रूरी है ना? तो चलो कुछ बुनियादी शब्दों और विचारों को तोड़ते हैं एकदम सरल तरीके से। आधुनिकीकरण यह एक प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक से उन्नत की ओर बढ़ता है। जैसे पहले गांव में बैलगाड़ी थी, अब शहरों में मेट्रो चलती है। पहले राजा शासन करते थे, अब लोकतंत्र या संविधान है। इसमें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब सुधरते हैं। सोचो, आधुनिकीकरण समाज का पूरा सुधार है। सामंतवाद यह एक पुरानी व्यवस्था थी जिसमें ज़मीन के मालिक यानी सामंत और उनके मजदूर यानी किसान होते थे। जैसे एक गांव में ज़मींदार होता था जो सबका मालिक होता था। जापान और चीन दोनों में पहले ऐसी ही व्यवस्था थी जहां शक्ति एक छोटे समूह के हाथ में थी। साम्राज्यवाद यह वो समय था जब शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस कमज़ोर देशों पर कब्जा करते थे, संसाधनों, व्यापार या शक्ति के लिए। सोचो, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई का टिफ़िन छीन ले। चीन को इसका बहुत बुरा प्रभाव झेलना पड़ा। सुधार बनाम क्रांति। सुधार का मतलब है धीरे धीरे परिवर्तन लाना, जैसे अपने कमरे को थोड़ा थोड़ा नवीनीकृत करना। क्रांति का मतलब है एकदम बड़ा परिवर्तन, जैसे पुराना घर तोड़कर नया बनाना। जापान ने सुधार किए, लेकिन चीन में क्रांतियाँ भी हुईं। पश्चिमीकरण यह पश्चिमी देशों जैसे यूरोप, अमेरिका की संस्कृति, टेक्नोलॉजी या व्यवस्थाओं को अपनाना है। जापान ने इसे चतुराई से अपनाया, लेकिन चीन में थोड़ा विरोध था। ये अवधारणाएं स्पष्ट हो गईं। अब हम अध्याय के मुख्य विषयों में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं जापान के आधुनिकीकरण के रास्ते से, क्योंकि इसकी कहानी एकदम ब्लॉकबस्टर है। उसके बाद हम चीन का आधुनिकीकरण पढ़ेंगे। जापान के आधुनिकीकरण के रास्ते का परिचय। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं जापान के आधुनिकीकरण की यात्रा से, जो एकदम एक हॉलीवुड मूवी जैसी है, भरी हुई है एक्शन, ड्रामा और रूपांतरण से। जापान की यह यात्रा इस अध्याय का दिल है, क्योंकि यह दिखाती है कि एक पारंपरिक अलग थलग देश कैसे एक विश्व शक्ति बन गया। हम हर विस्तार को NCERT के हिसाब से कवर करेंगे, कदम दर कदम, और इतना सरल समझाएंगे कि आपको लगेगा जैसे आप जापान के उस समय में खुद मौजूद हो। इसके बाद हम चीन के रास्ते पर चलेंगे, जो एक अलग ही कहानी है, थोड़ी ज़्यादा संघर्ष वाली। तो चलो जापान के शानदार रोमांच में कूदते हैं।
जापान का आधुनिकीकरण का रास्ता। जापान की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। उस समय जापान एक सामंती समाज में था जिसमें तोकुगावा शोगुनेट शासन करता था। शोगुनेट का मतलब है एक सैन्य सरकार, और इसका मालिक होता था शोगुन, एक शक्तिशाली जनरल जो व्यावहारिक रूप से सम्राट से भी ज़्यादा शक्ति रखता था। सोचो, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल के बजाय पीटी टीचर पूरा नियंत्रण ले ले। जापान ने उस समय सकोकु नीति का पालन किया, यानी बंद देश, मतलब जापान की सीमाएं बंद थीं, विदेशियों के साथ व्यापार या संपर्क लगभग शून्य था। यह अलगाव 200 साल तक चला, लेकिन 1850 के दशक में अमेरिका के कमोडोर पेरी अपने बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ आया और जापान से कहा, भाई अब सीमाएं खोलो वरना समस्या हो जाएगी। यह जापान के लिए एक जगाने वाली कॉल थी। उन्हें लगा कि अगर वे नहीं बदले तो कमज़ोर रह जाएंगे और शायद कोई पश्चिमी शक्ति उन पर कब्जा कर ले। यह था जापान के आधुनिकीकरण की पहली चिंगारी। मेजी पुनर्स्थापना। अब आता है जापान का गेम चेंजर पल, मेजी पुनर्स्थापना 1868 में। यह एक निर्णायक मोड़ था। तोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंका गया और सम्राट मेजी को सत्ता वापस दी गई। पुनर्स्थापना का मतलब यहाँ सम्राट की सत्ता को फिर से जीवित करना है। सोचो, जैसे कोई पुराना सुपर हीरो वापस आए और शहर को बचा ले। मेजी पुनर्स्थापना का मुख्य लक्ष्य था जापान को एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र बनाना, ताकि वह पश्चिमी शक्तियों जैसे ब्रिटेन या अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके लिए जापान ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी, शिक्षा और व्यवस्थाओं को अपनाया, लेकिन अपनी जापानी संस्कृति जैसे शिंतो परंपराएं, चाय समारोहों को भी संरक्षित किया। राजनीतिक सुधार। मेजी सरकार ने राजनीतिक व्यवस्था को एकदम नए तरीके से डिज़ाइन किया। पहले सामंतों, जिन्हें दाइम्यो कहते थे, के पास शक्ति थी, लेकिन अब उनकी ज़मीनें ले ली गईं और एक केंद्रीकृत सरकार बनाई गई। 1889 में जापान ने अपना पहला संविधान बनाया, जो एक संवैधानिक राजतंत्र था। इसका मतलब सम्राट एक प्रतीकात्मक व्यक्ति था, लेकिन असली शक्ति एक निर्वाचित संसद के पास थी, जिसे डाइट कहते थे। यह व्यवस्था जर्मनी के मॉडल से प्रेरित थी। इसके साथ आधुनिक नौकरशाही और कानूनी व्यवस्था भी बनाई गई। पहले कानून अलग अलग क्षेत्रों में अलग थे, लेकिन अब सबके लिए समान कानून थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। यह आधुनिकीकरण की ओर एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब जापान एक एकीकृत राष्ट्र बन गया था और एनसीईआरटी इसे बहुत महत्व देता है। आर्थिक आधुनिकीकरण। आर्थिक रूप से जापान ने एकदम रॉकेट की गति से प्रगति की। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, जैसे टेक्सटाइल, कपड़े, स्टील और जहाज निर्माण। बड़े व्यापारिक समूहों, जिन्हें ज़ाइबात्सु कहते थे, जैसे मित्सुबिशी, सुमितोमो, को पूरा समर्थन दिया गया। बुनियादी ढांचा भी विकसित किया, रेलवे, टेलीग्राफ लाइनें, बंदरगाह, ताकि व्यापार और परिवहन आसान हो। जापान ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी को अपनाया, लेकिन स्थानीय वर्कर्स को प्रशिक्षित किया ताकि विदेशी निर्भरता न रहे। 1900 तक जापान एक औद्योगिक शक्तिशाली देश बन गया था। यह सब सरकार की मजबूत योजना और निवेश से हुआ, और इसने जापान को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। एनसीईआरटी में इसका विस्तार दिया है कि कैसे जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदला। सैन्य सुधार। जापान ने अपनी सेना को भी विश्व स्तरीय बनाया। पहले समुराई योद्धा लड़ाई करते थे, लेकिन अब उन्हें एक आधुनिक सेना से बदल दिया गया। भर्ती की व्यवस्था लाई गई, यानी हर युवक को सेना की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। नौसेना को भी ब्रिटिश शैली के युद्धपोतों से अपग्रेड किया गया। इस सैन्य शक्ति की वजह से जापान ने चीन जापान युद्ध और रूस जापान युद्ध जीता। यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि एक एशियाई देश ने पश्चिमी शक्ति रूस को हरा दिया। इससे जापान का नाम दुनिया भर में फैला, और एनसीईआरटी इसे जापान के आधुनिकीकरण का प्रमाण मानता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक रूप से भी जापान ने बहुत परिवर्तन किए। सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली लाई गई, जिसमें हर बच्चे का स्कूल जाना अनिवार्य था, चाहे लड़का हो या लड़की। यह प्रणाली जर्मनी और अमेरिका से प्रेरित थी। सोचो, जैसे आपके मोहल्ले के हर बच्चे को मुफ्त और टॉप क्लास स्कूल मिल जाए। लड़कियों को भी शिक्षा दी गई, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। पश्चिमी संस्कृति को अपनाया गया, जैसे पश्चिमी सूट, आधुनिक वास्तुकला, लेकिन जापानी परंपराओं जैसे चाय समारोह, शिंतो धर्म और किमोनो को भी सम्मान दिया गया। यह संतुलन ही जापान की ताकत थी, क्योंकि ना तो वो अपनी जड़ें भूलें, ना ही आधुनिकता से पीछे रहे। एनसीईआरटी इस संतुलन को जापान की सफलता का एक बड़ा कारण बताता है। जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं। आधुनिकीकरण के बाद जापान एक विश्व शक्ति बन गया। उसने अपनी शक्ति दिखाई कोरिया को 1910 में,
और ताइवान को 1895 में हड़प कर। सोचो, जैसे कोई मजबूत खिलाड़ी गेम में अपना इलाका बढ़ाता है, जापान ने अपने आप को एशिया का नेता दिखाना चाहा और इसके लिए वो औपनिवेशिक विस्तार में शामिल हुआ। यह महत्वाकांक्षा चीन जापान युद्ध और रूस जापान युद्ध में दिखती है, जहां जापान ने साबित किया कि वो पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दे सकता है। लेकिन इस साम्राज्यवादी मानसिकता की वजह से भविष्य में तनाव भी बढ़े, जो हम द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में देखते हैं। NCERT इसे जापान के आधुनिकीकरण का एक जटिल परिणाम बताता है। चीन का आधुनिकीकरण का रास्ता। अब दोस्तों, जापान के बाद हम चीन की यात्रा पर चलते हैं, जो एक अलग ही कहानी है, थोड़ी ज़्यादा संघर्ष वाली। चीन में 19वीं सदी में किंग वंश शासन कर रहा था, लेकिन यह वंश एकदम कमज़ोर हो चुका था। पश्चिमी शक्तियों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने चीन पर साम्राज्यवाद थोपा। अफीम युद्ध के बाद चीन को असमान संधियाँ करनी पड़ी। इसका मतलब चीन को अपने बंदरगाह विदेशियों के लिए खोलने पड़े, व्यापार पर नियंत्रण देना पड़ा और अपनी संप्रभुता खो दी। इसके अलावा आंतरिक समस्याएं भी थीं, भ्रष्टाचार, गरीबी और विद्रोह, जैसे ताइपिंग विद्रोह। चीन को आधुनिकीकरण चाहिए था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था, जापान के विपरीत, और NSCERT इस अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाता है। सुधार के प्रयास। चीन ने आधुनिकीकरण के लिए 2 बड़े सुधारों की कोशिश की। पहला था आत्मशक्तिशालीकरण आंदोलन 1860 के दशक से 1890 के दशक तक। इसमें विचार था पश्चिमी टेक्नोलॉजी अपनाना, जैसे आधुनिक हथियार, जहाज, लेकिन चीनी संस्कृति और कन्फ्यूशियस व्यवस्था को नहीं बदलना। कन्फ्यूशियसवाद एक दर्शन है जो सम्मान, पदानुक्रम और परंपरा पर फोकस करता है, जैसे भारतीय परिवारों में बड़ों का सम्मान होता है। लेकिन यह आंदोलन विफल हुआ क्योंकि सुधार सतही स्तर के थे, जैसे फ़ोन का कवर बदलना लेकिन बैटरी पुरानी ही रह जाए। भ्रष्टाचार और विरोध ने इसे रोक दिया। दूसरा प्रयास था 100 दिनों का सुधार 1898 में, जिसमें सम्राट गुआंगक्सू ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में बड़े परिवर्तन लाने की कोशिश की। लेकिन रूढ़िवादी कुलीनों, जिनकी अगुवाई डाउजर एम्प्रेस सिक्सी करती थी, ने इसे रोक दिया और गुआंगक्सू को लगभग जेल में डाल दिया। यह भी विफल हुआ। क्रांतियाँ और राजनीतिक परिवर्तन। जब सुधारों से काम नहीं बना तो क्रांति का समय आया। 1911 में शिनहाई क्रांति हुई, जिसमें किंग वंश को हटा दिया गया और चीन गणराज्य की स्थापना हुई सन यात सेन के अधीन। सन यात सेन एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और जन कल्याण के लिए काम किया। सोचो, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी आपके देश को नई दिशा दे। लेकिन गणराज्य के बाद भी चीन स्थिर नहीं हुआ। सैन्य नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, जैसे स्थानीय डॉन अपना इलाका चला रहे हों। यह एक बड़ा अंतर था जापान के साथ, जहां एकता थी। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। चीन में पारंपरिक कन्फ्यूशियस मूल्यों, जो पदानुक्रम और सम्मान पर आधारित थे, को चुनौती दी गई। नई संस्कृति आंदोलन 1910 के दशक में बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी विचारों जैसे लोकतंत्र, विज्ञान और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने पारंपरिक चीनी लिपि को भी सरल बनाया ताकि आम लोग पढ़ सकें, जैसे हिंदी को और आसान फ़ॉन्ट में लिखना। महिलाओं के अधिकारों पर भी थोड़ी सी बात हुई, लेकिन परिवर्तन धीमे थे। जापान की तुलना में चीन में सांस्कृतिक बदलाव धीरे हुआ, क्योंकि समाज में गहरी जड़ें वाली परंपराएं थीं, और NSCERT इसे चीन की धीमी प्रगति का एक कारण बताता है। आर्थिक चुनौतियाँ। आर्थिक रूप से चीन जापान से बहुत पीछे था। औद्योगिकीकरण सीमित था, मुख्यतः तटीय शहरों जैसे शंघाई तक। ग्रामीण इलाके अब भी पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, जैसे भारत के गांव आज भी खेती पर निर्भर करते हैं। विदेशी शक्तियों का नियंत्रण व्यापार और संसाधनों पर था, जिससे चीन की आर्थिक वृद्धि रुक गई। जापान जैसा मजबूत सरकारी समर्थन उद्योगों के लिए नहीं था, और इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर रही, जो NSCERT में स्पष्ट रूप से दिया है। कम्युनिस्ट आंदोलन। चीन में एक नया आंदोलन शुरू हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का CCP 1921 में। माओ जेडोंग इसमें एक बड़ा नेता बना। CCP मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर फोकस किया, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। लॉन्ग मार्च एक प्रतीकात्मक घटना थी, जहां माओ और उसके अनुयायियों ने हज़ारों मील की यात्रा की राष्ट्रवादी बलों के खिलाफ जीवित रहने के लिए। सोचो, जैसे एक सर्वाइवल मूवी में हीरो टीम के साथ जंगल पार करता है। यह आंदोलन भविष्य में चीन के आधुनिकीकरण का आधार बना, लेकिन इस अध्याय के समय तक चीन अभी भी संघर्ष कर रहा था।
तुलनात्मक विश्लेषण। दोस्तों, अब जापान और चीन के आधुनिकीकरण के रास्ते की तुलना करते हैं। जापान ने एक एकीकृत योजनाबद्ध तरीका अपनाया, मेजी पुनर्स्थापना के साथ मजबूत नेतृत्व था और पश्चिमी विचारों को चतुराई से अपनाया गया बिना जापानी पहचान खोए। चीन में आंतरिक विभाजन, भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप ने आधुनिकीकरण को कठिन बना दिया। जापान ने सुधार किए, जबकि चीन को क्रांतियों से गुजरना पड़ा। जापान 20वीं सदी की शुरुआत तक एक विश्व शक्ति बन गया, लेकिन चीन अभी भी अराजकता में था। यह अंतर इसलिए था क्योंकि जापान में राजनीतिक स्थिरता और एकता थी, जबकि चीन में सैन्य नेताओं और विदेशी शक्तियों का वर्चस्व था। एनसीईआरटी इस अंतर को बहुत महत्व देता है। आधुनिकीकरण का प्रभाव। आधुनिकीकरण ने जापान और चीन दोनों को बदल दिया, लेकिन अलग अलग तरीके से। जापान एक वैश्विक महाशक्ति बन गया। उसके उद्योग, सेना और शिक्षा प्रणाली विश्व स्तरीय थे, लेकिन इसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने भविष्य में समस्याएं भी पैदा की, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी आक्रामक भूमिका। चीन में आधुनिकीकरण धीमा था, लेकिन 1911 की क्रांति और कम्युनिस्ट आंदोलन ने एक नया रास्ता दिखाया। दोनों देशों के आधुनिकीकरण के वैश्विक प्रभाव थे। जापान ने एशिया में एक मजबूत उपस्थिति बनाई और चीन ने धीरे धीरे अपनी संप्रभुता वापस प्राप्त की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आधुनिकीकरण एक सबके लिए एक ही आकार की प्रक्रिया नहीं है। हर देश का अपना अनोखा रास्ता होता है। चलो दोस्तों, अब एक त्वरित सारांश देखते हैं, जो इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आधुनिकीकरण का मतलब। आधुनिकीकरण समाज का अपग्रेड है, पारंपरिक से उन्नत व्यवस्थाओं की ओर, जैसे टेक्नोलॉजी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में सुधार। जापान की सफलता। जापान ने मेइजी पुनर्स्थापना, तेज आधुनिकीकरण किया। राजनीतिक सुधारों, आर्थिक वृद्धि, ज़ाइबात्सु, रेलवे, सैन्य शक्ति और संतुलित पश्चिमीकरण के साथ मजबूत नेतृत्व और एकता ने इसे संभव किया। चीन का संघर्ष। चीन ने आधुनिकीकरण के लिए कोशिश की। आत्मशक्तिशालीकरण आंदोलन, 100 दिनों का सुधार, लेकिन साम्राज्यवाद, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था ने रोका। 1911 की क्रांति और कम्युनिस्ट आंदोलन ने भविष्य के लिए रास्ता बनाया। मुख्य अंतर। जापान में एकता और योजनाबद्ध तरीका था, जबकि चीन में अराजकता और विदेशी हस्तक्षेप। इसीलिए जापान विश्व शक्ति बना और चीन संघर्ष करता रहा। वैश्विक प्रभाव। जापान और चीन के आधुनिकीकरण ने एशिया और दुनिया की शक्ति गतिशीलता को बदल दिया, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। ये बिंदु याद रखो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था आधुनिकीकरण के रास्ते का पूरा धमाकेदार स्पष्टीकरण। उम्मीद है आपको सभी अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हुईं और इतिहास अब आपको एक बोरिंग विषय नहीं, बल्कि एक रोमांचक कहानी लगेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को जोर से दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो लिगेसी लर्नर्स को। इतिहास को समझना है तो लिगेसी लर्नर्स के साथ रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपनी विरासत बनाते रहो। नमस्ते।